चलिए दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का बुक है, तो उसका जो सेकंड टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो सेकंड टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको जो है आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कहता है कि इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, you will find that there were no nation state as we know them today। कहता है कि अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप देखते हैं तो आप इस चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आज जिस तरीके का नेशन स्टेट यूरोप में है, उस तरीके का नेशन स्टेट जो है वो उस समय नहीं था। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories। कहता है कि आज हम जिसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वो किंगडम्स में, डचेज में और कैंटन्स में डिवाइडेड थे और उनके जो रूलर्स थे उनके अपने अपने ऑटोनोमस टेरिटरीज होते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर मेड autocratic monarchies within the territories of which live diverse people। कहता है कि ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था वहां ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज था, उनके जो मोनार्क्स थे उनके अपने अपने टेरिटरीज थे और इस टेरिटरीज में जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, मतलब अलग अलग समूहों के जो लोग थे वो रहते थे। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture। और यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनका कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी और कोई कॉमन कल्चर नहीं था जिससे वो अपने आप को एकजुट महसूस नहीं करते थे। Often they even spoke different language and belongings to different ethnic groups। उनमें से जो अधिकतर लोग थे वो अपना अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनसे वो संबंधित थे। The Habsburg empires that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people। As example बताया है कि वहाँ जो उस समय रूल करने वाला एक महत्वपूर्ण एम्पायर था जिसका नाम हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो कि ऑस्ट्रिया हैंगरी में शासन करता था। वो एक प्रकार से जो डिफरेंट रीजन्स और पीपल्स का एक पैचवर्क था, मतलब वहाँ पे अलग अलग समूह के जो लोग थे वो रहते थे और आज की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनका कुछ कुछ जो पार्ट है वो ऑस्ट्रियन हैंगरी का जो हैब्सबर्ग एम्पायर है उसमें वो सम्मिलित था। इट इंक्लूड्स द अल्पाइन रीजन्स, द टायरोस, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज predominantly German speaking। It also includes the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia। कहता है कि ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर्स थे उसमें क्या क्या शामिल था, तो अल्पाइन रीजन जिसमें टायरोस, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड का कुछ भाग था, इसके साथ ही जैसे बोहेमिया जो है वो भी उसमें सम्मिलित था, जहां पे जो अरिस्टोक्रेसी था वो प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग थे, मतलब बोहेमिया जो था वहां पे जर्मन स्पीकिंग वाले जो लोग थे वो ज्यादा थे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थे वो भी शामिल थे, जैसे लैम्बोर्डी और वेनेसिया थे। अगर हैंगरी का बात किया जाए तो कहता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माइगर्स व्हाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटीज ऑफ डायलेक्ट। कहता है कि हैंगरी में क्या था कि आधा जो जनसंख्या था वो माइगर लैंग्वेज बोलता था और आधा जो जनसंख्या था वो वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब उनके अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज थे उनका वो प्रयोग करते थे। इन गैलेसिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। गैलेसिया में जो अरिस्टोक्रेसी वर्ग था, अब यहाँ ये समझिएगा कि अरिस्टोक्रेसी वर्ग क्या, अरिस्टोक्रेसी मतलब वो वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जो कि शासन सत्ता के उच्च पदों पे आसीन था, या आप कह सकते हैं कि शासन सत्ता जो है जिस वर्ग के हाथ में था, तो ऐसा जो वर्ग था वो अरिस्टोक्रेसी वर्ग कहलाता था।
और गलेशिया में कहता है कि इस तरीके के जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग के लोग थे वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर आल्सो लिव्ड विदिन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर a mass of subject peasants peoples, the Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Goths in the south, and Romans to the east in Transylvania। कहता है कि इसके अलावा कहता है कि इसके अलावा जो और भी कुछ डोमिनेंट्स ग्रुप थे, ठीक है ना, वो भी एम्पायर का जो पूरे बाउंड्री है वहां पे ये लोग निवास करते थे। इसमें अधिकतर जो थे वो पिजेंट्स थे, मास जो संख्या था वो पिजेंट्स पीपल का था, जिसमें बोहेमियन और स्लोवाक्स जो थे वो नॉर्थ में रहते थे। स्लोवेन्स जो हैं वो कार्निलोला कार्नियोला के जो स्लोवेन्स लोग थे, ठीक है, वो रहते थे। गोट्स जो थे कि जो कि साउथ में रहते थे। रोमन्स जो कि थे वो कि ट्रांसलेवानिया के ईस्ट में मतलब पूरब में रहते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और कहने का मतलब है कि इस तरीके के जो डिफरेंसेस थे वो पॉलिटिकल यूनिटी को आसानी से प्रमोट नहीं करते थे कि भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन से संबंधित लोग थे, अलग अलग उनका लैंग्वेज था, अलग अलग उनके कंडीशंस थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पूरा साम्राज्य है वो पॉलिटिकली एक सेंस में यूनाइट नहीं था। The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to the empire। और इन सारे लोगों को, ये जो पूरे डाइवर्स लोग थे मतलब अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे, तो उनको बाइंड करने का, उन सारे लोगों को जोड़ कर रखने का जो एक कॉमन कह सकते हैं कि एलिजियंस था वो था एम्पायर मतलब राजा। मतलब ये सारे जो लोग थे वो सिर्फ राजा के नाम पर एक थे। राजा जो था वो एक प्रकार से इन सारे लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता था, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राजा था वही एक कॉमन फीचर था जो कि इन सारे लोगों को, जो डाइवर्स ग्रुप के लोग थे, उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य करता था। तो अब यहाँ देखते हैं, कहता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। कि भाई नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का ये जो आइडिया है वो किस प्रकार से इमर्ज हुआ, इस प्रकार के कंडीशन में वहां नेशनलिज्म की भावना जो है वो कैसे लोगों के अंदर जो है वो जगी। यहाँ जो है वो थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसको भी आप याद रखना। 1797 कहता है नेपोलियन इन्वेडेड इटली, नेपोलियन ने इटली को जीत लिया। नेपोलियनिक वॉर जो है इस समय स्टार्ट हो गया, बिगिंस। 1814 to 15 कहता है फॉल्स ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट, नेपोलियन का पतन होता है। वाटरलू का ये जो युद्ध होता है उसमें नेपोलियन पराजित हो जाता है, और उसके बाद ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है चार्ल्स मेटरनिख, उसके नेतृत्व में वियना पीस सेटलमेंट किया जाता है। 1828 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। ग्रीक जो है वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल जो करता है वो स्टार्ट हो जाता है 1821 में, क्योंकि ग्रीक का जो स्ट्रगल है उसको वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीक को जो है वो पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक प्रकार से हम पालना कर सकते हैं। पूरा जो यूरोप सिविलाइजेशन है ये सबसे मेन वो देश था जो कि ईसाई बहुल था और रोमन और ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था, मतलब मुस्लिम रूल के अंदर था, जिससे इसने आजादी के लिए एक संघर्ष चलाया था। फिर आगे देखते हैं 1848, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें रेवोल्यूशंस हुए यूरोप में, ठीक है। इसमें आर्टिसियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप करने का मतलब कि इनसे जो ज्यादा काम लिया जाता था, कम पैसा दिया जाता था, वर्कर्स लोग, इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। जो पीजेंट्स थे जिनको ज्यादा टैक्स देना होता था तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास के लोग थे वो डिमांड कर रहे थे, डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई संविधान होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट।
कि संविधान होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है उसका निर्माण होना चाहिए। इटालियंस, जर्मन, माइगर्स, पोल्स, च्यूस, ईटीसी डिमांडेड नेशन स्टेट। और ये सारे जो कंट्री हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस समय तक नेशन स्टेट नहीं बने थे, उन लोगों ने नेशन स्टेट का डिमांड करना शुरू किया 1848 में। 1859 टू 1870 में आप जो है इटली के यूनिफिकेशन को देखेंगे। 1866 टू 1871 जो है उसमें आप जर्मनी के यूनिफिकेशन को देखेंगे। और 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। कहता है कि हैब्सबर्ग और जो ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है ना, उससे नेशनलिज्म को बचाने के लिए, मतलब नेशनलिज्म का जो भावना है, ठीक है ना, वहां उसको बचाने के लिए जो और भी फोर्सेस हैं वो काम करते हैं। तो इसको भी हम लोग जो है ध्यान में आप लोग जो है वो इसको रखिएगा, डेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 2.1। कहता है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। कि भाई जिस समय यूरोप में ये नेशनलिज्म जो है वो बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था, उस समय जो यूरोप का जो समाज था, सोसाइटी था, वो किस प्रकार का था। तो जो अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लासेस हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। कहता है कि सोशली एंड पॉलिटिकली a landed aristocracy was the dominant class on the continent। पूरे यूरोप जो कॉन्टिनेंट था उसमें अगर सामाजिक रूप से देखा जाए या राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वहां जो अरिस्टोक्रेसी वर्ग था वो समाज में सबसे डोमिनेंट क्लास था, मतलब समाज में सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से कह सकते हैं क्लास था। और पूरे शासन व्यवस्था में इसी का दबदबा था, डोमिनेशन जो था वो इसी का था। The member of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions। कहता है कि इस क्लास के जो मेंबर थे वो जो कुछ कॉमन वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने के जो कुछ तरीके हैं कॉमन, उसके साथ उसके माध्यम से ये जो लोग थे वो एक प्रकार से यूनाइट थे, जो कि इनके रीजनल जो डिविजन्स हैं उनको कट करता था। मतलब रीजनल डिवीजन से उठकर इनके कुछ अपने कॉमन वे ऑफ लाइफ थे जो कि इनको एकजुट करते थे। क्या? तो कहता है कि दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड्स एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। ये जो वर्ग था, ये जो क्लास था, वो कंट्री साइड कहने का मतलब कि पूरे देश में, ठीक है ना, ये अपने स्टेट्स के ये मालिक थे, संपत्ति के बड़े बड़े संपत्ति के ये मालिक थे। और बड़े बड़े इनके टाउन हाउसेस थे, मतलब शहरों में भी इनके बड़े बड़े घर थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। कहता है कि ये डिप्लोमेसी के पर्पस से फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको ये बोलते थे, और हाई सोसाइटी में जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसका बड़ा दबदबा था। हाई सोसाइटी में जब फ्रेंच बोला जाता था तो मतलब इससे पता चलता था कि भाई ये मतलब इस क्लास के लोग, जैसे आज एक हमारे यहाँ जो माइंडसेट क्रिएट हो गया है वो ये है कि भाई अगर कोई बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है तो समाज में उसको लगता है, या कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है तो समाज को लगता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है ना। एक माइंडसेट का क्रिएशन हो गया है कि भाई अंग्रेजी बोल रहा है तो मतलब बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान व्यक्ति होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जो है वो ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसका डोमिनेशन था। कहता है देयर फैमिलीज वर ऑफ्टन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। ये जो अरिस्टोक्रेसी वर्ग के लोग थे उनके फैमिलीज एक दूसरे से मैट्रिमोनियल रिलेशन के साथ जुड़े हुए थे। मतलब भाई अब जिस स्टेटस के लोग होंगे तो शादी ब्याह भी तो उसी स्टेटस के लोगों के साथ होगा, तो इससे ये जुड़े हुए थे। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो अरिस्टोक्रेसी वर्ग था पावरफुल तो था, लेकिन इनका जो संख्या था वो कम था और ये छोटे ग्रुप में थे। The majority of the populations was made up of peasantry। और अधिकतर जो मेजोरिटी वर्ग के लोग थे वो किसान थे। To the west the bulk of the land was formed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serf। कहता है कि अगर पश्चिम में देखा जाए
मतलब यूरोप का जो पश्चिमी भाग था, तो वहां पे अगर देखा जाए तो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लैंड्स थे वो टेनेंट्स कहने का मतलब होता है छोटे छोटे किसान, और जो स्मॉल ओनर्स थे वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। और दूसरी तरफ ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप का पार्ट था वहां पे लैंड होल्डिंग का एक पैटर्न था, जिसको हम कह सकते हैं कि वास्ट स्टेट के रूप में उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मतलब जो भी लोग थे वो बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग थे, ठीक है। और वहां जो खेती बाड़ी है वो जो सर्फ लोग थे, सर्फ कहने का मतलब एक प्रकार से गुलाम टाइप के लोग, तो उनसे यहाँ पे खेती जो है वो करवाया जाता था। अब कहता है इन वेस्टर्न तो कहता है इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market। इसके साथ ही जो वेस्टर्न पार्ट थे और जो सेंट्रल यूरोप था वहां पे चूंकि इस समय तक क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ठीक है ना, वो बढ़ा। और चूंकि उस समय तक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो इससे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रेड बढ़ा, और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि जो टाउन हैं उनका ग्रोथ होगा, और इस प्रकार एक जो कॉमर्शियल क्लास के लोग हैं उनका इमर्जेंस हुआ। और ये जो कॉमर्शियल क्लास थे उनका जो एग्जिस्टेंस था वो टोटली डिपेंड करता था प्रोडक्शन ऑफ मार्केट पे। मतलब मार्केट का जो प्रोडक्शन था उस पर ये जो इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल क्लास के लोग थे उनका एग्जिस्टेंस जो था वो निर्भर करता था। कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ है उसी समय सबसे पहले जो इंग्लैंड है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन कहता है कि जो फ्रांस के बहुत सारे जो पार्ट थे, ठीक है ना, फ्रांस था और जर्मनी के बहुत सारे जो पार्ट थे या स्टेट्स थे, वहां पे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 19th सेंचुरी में यहाँ पहुंचा। मतलब बाद में यहाँ पहुंचा, पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंग्लैंड के बाद चाहे जर्मनी हो या फ्रांस हो, ठीक है ना, तो इन सारे जगहों पे थोड़ा लेट से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहुंचा। कहता है कि इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, और इससे क्या हुआ कि एक नया जो सोशल ग्रुप है, ठीक है ना, उसका विकास हुआ। और ये जो नया ग्रुप था वो क्या था, तो ये था वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। मतलब जनसंख्या का वो भाग जो कि कार्य करने वाला था, फैक्ट्री में काम करने वाले ये लोग थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वर्कर लोग थे। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। इसके अलावा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो भाई जो वर्किंग क्लास था पॉपुलेशन उसका वो बढ़ा। इसके साथ अब कुछ लोग जो थे नए नए लोग जो कि पैसा वैसा कमा रहे थे, तो इससे मिडिल क्लास जो है वो बढ़ा, जो कि जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स लोग थे। तो ये नए वर्ग का विकास जो है वो इस समय हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। लेकिन लेट 19th सेंचुरी तक सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इस प्रकार के जो ग्रुप के लोग थे उनका संख्या अभी भी कम था। मतलब भाई अब इंडस्ट्री लगा था तो ऐसा थोड़े था कि सब के सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, सबके सब लोग जो है बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए। हाँ, ये एक नया वर्ग था जो कि आगे बढ़ रहा था और इनका भी संख्या जो था वो अभी कम ही था। कहता है कि इट वाज एमंग द एजुकेटेड liberals middle classes that idea of national unity following the abolitions of aristocratic privileges gained popularity। इनमें से जो एजुकेटेड थे, जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि नेशनल यूनिटी का इन्होंने एक आइडिया दिया।
ठीक है ना। और इसमें इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो अरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेज दिया जा रहा है लोगों को, बाय बर्थ जो प्रिविलेज दिया जा रहा है कि भाई जन्म से सिर्फ आप जो है वो उस घर में जन्म ले लिए तो इसीलिए आपको जो है वो ये सारे प्रिविलेज मिलेंगे, इसका इन्होंने विरोध किया। और इसके कारण ये जो लोग थे वो बाकी जो आम जनता था उसमें ये लोग जो है वो पॉपुलर हो गए और लोगों को लगने लगा कि नहीं सही बात है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि आम जो लोग थे वो इतना गरीब थे, इतना उनका तंगहाल स्थिति था कि वो इस प्रकार का सोच नहीं पाते थे। और जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मिल रहा था उसका विरोध करना इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो नया एक वर्ग का जन्म हुआ तो ये जरूरी है कि भाई वो उनको बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके पास पैसा होने लगा था। जब आदमी के पास पैसा आता है तो बुद्धि जो है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है, पावर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो लोग थे इन्होंने बाय बर्थ जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मिल रहे थे उनका विरोध करना शुरू किया, जिससे आम जनता में ये जो वर्ग है वो पॉपुलर हो गया। अब 2.2 के देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। भाई लिबरल नेशनलिज्म जो है उसका क्या मतलब है। तो कहता है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। कहता है कि जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप का, वो एक प्रकार से जो आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म का उसके साथ क्लोजली अलाइड था, मतलब उससे जुड़ा हुआ था, मतलब उसी के साथ ये जो है वो मिलकर आगे जो है वो काम कर रहा था। या कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है वो आइडियोलॉजी जो है लिबरलिज्म का वही से इसकी उत्पत्ति हुई थी। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। कहता है कि जो लिबरलिज्म टर्म है वो एक लैटिन रूट लिबर जो है उससे ये निकला है और इसका मतलब है फ्री, स्वतंत्र होना। For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individuals and equality for all before the law. ये जो नए जो मिडिल क्लास के लोग थे इनके लिए ये जो लिबरलिज्म था उसका मतलब ये फ्रीडम चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे कि भाई जो इंडिविजुअल्स लोग हैं उनको फ्रीडम होना चाहिए और कानून के सामने सारे लोग जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कहता है कि इट एम्फसाइज्ड द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये गवर्नमेंट के कंसेप्ट को पर जोर देता है कि भाई एक कंसेंट करने का मतलब है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ जिम्मेवारियां हो। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privilege, a constitutions and representative governments through parliament। आगे चलकर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि जो लिबरलिज्म है अब उसका मतलब जो है वो धीरे धीरे चेंज होते जाता है और अब लिबरलिज्म का जो मतलब है वो हो जाता है एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेज। भाई जो अरिस्टोक्रेसी वर्ग है उसका खत्म होना चाहिए और जो क्लर्कियल प्रिविलेज हैं वो खत्म होने चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाए, ठीक है ना। इसका जो है डिमांड अब वो धीरे धीरे होने लगता है। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्टेट्स द इनवायबिलिटीज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी तक जो लिबरल्स थे वो भी इस बात पे जोर देते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इनवायलेटिबिलिटी, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका खात्मा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट जिसका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी रहना चाहिए। अब इसके पीछे देखिए, इसके पीछे एक कारण था कि ये जो लिबरल्स लोग थे वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसका है उसके पास वो रहना चाहिए। चूंकि इस आंदोलन को, मतलब ये जो आंदोलन था, जो लिबरल्स लोग थे उनमें संख्या ही किन लोगों का था, तो हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो एक ग्रोइंग मिडिल क्लास के लोग थे वही इस आंदोलन को लीड कर रहे थे।
अब यही वो क्लास था जिनके पास पैसा था, पूंजी था, संपत्ति था, तो ये क्यों चाहेंगे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार जो है वो हस्तगत कर ले? क्योंकि इन लोग क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हीं लोग के पास तो प्रॉपर्टी था, इसलिए इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको किसी प्रकार से खत्म नहीं किया जाए, भाई वो जिसके पास जो है वो रहने दिया जाए। आगे कहता है कि equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was gained exclusively to property owned man. अब यहाँ आप ध्यान देना, कहता है कि ये जो लिबरल्स लोग का ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसमें अगर देखा जाए तो कहता है कि जो कानून के सामने जो समानता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, वो यूनिवर्सल जो सफ्रेज है उसके अकॉर्डिंग नहीं था। मतलब उस जरूरी ये नहीं माना गया कि यूनिवर्सल सफ्रेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब क्या? राइट टू वोट। अब राइट टू वोट होना चाहिए तो भाई राइट टू वोट किस आधार पे होना चाहिए? तो आज जितनी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो राइट टू वोट दे रहे हैं लोगों को कि भाई उनके साथ उनको मतलब जो भी व्यक्ति है उनको राइट टू वोट होगा, और उनके पास कितना संपत्ति है, किस जाति से, किस धर्म से, किस लिंग से, किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, ये कोई मैटर नहीं होगा। अमीर और गरीब सारे लोगों का वोट का एक ही वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां आप देखे होंगे कि यहाँ पे ये मार्क किया गया कि जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ लिबरल डेमोक्रेसी का, उसमें राइट टू वोट जो है वो दिया गया, राइट टू वोट और गेट इलेक्टेड, कि भाई आप वोट दे सकते हैं या आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, आपको चुनकर आने का भी अधिकार है। लेकिन ये अधिकार दिए गए किनको? तो सिर्फ जो प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन थे उनको, जिनके पास प्रॉपर्टी था उनको। मतलब यहां हम देख रहे हैं कि ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक ग्रोइंग मिडिल क्लास का जन्म हुआ है, उनका प्रभाव इस आंदोलन पर देखा जा रहा है। ये जो कुछ भी नियम कानून बनवा रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनवा रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन है सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार दिया गया। कहता है मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। वैसा व्यक्ति जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या जितने भी महिलाएं हैं, उन सारे लोगों को जो पॉलिटिकल राइट है, मतलब यही जो राइट टू वोट है, उनसे इनको अलग रखा गया। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड नंबर ऑफ जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट्स मेन एंजॉय सफ्रेज। सिर्फ कुछ समय के लिए, जिस समय जो है आप जैकोबिन्स क्लब को देखते हैं, ठीक है ना, रॉबिस्पियर का शासनकाल, तो उस समय ही सारे लोगों को, सारे जो एडल्ट्स मेल हैं, उसमें भी आप देखें कि सारे एडल्ट्स जो मेल हैं उनको सफ्रेज दिया गया, मतलब राइट टू वोट दिया गया। बाकी अधिकतर जगहों पे हम देखेंगे कि एक लंबे समय तक फ्रांस में जो महिलाएं हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। या इसके बाद हमने देखा कि भाई फ्रांस जो है वो किस प्रकार से एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर जो है वो धीरे धीरे करके जो स्टेप है वो आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ इन्हीं सारे समस्याओं को, मतलब पहले तो एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना तो भाई यहाँ भी जो सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोग थे उन्हीं को अधिकार मिला, तो फिर आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार से आंदोलन जो है वो कई एक स्टेज में होते हैं फ्रांस में। इसको हम एक एक करके देखेंगे। कहता है कि however the Napoleonic code bent backs to limited suffrage and reduces women to the status of a minor subject to the authorities of fathers and husbands। अगर बाद में जब नेपोलियन का शासनकाल देखें, और नेपोलियन ने अपने शासनकाल में जब 1804 ईस्वी में इसने नेपोलियनिक कोड जो है वो लागू किया, तो यहाँ भी उसने जो सफ्रेज है, मतलब राइट टू वोट है, उसको और ये लिमिट कर दिया। महिलाओं का जो स्टेटस है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया और उसको माइनर बना दिया गया। और ये माना गया कि जो महिलाएं हैं
उनका जो ऑथोरिटी है वो उनके फादर या हस्बैंड के पास है, मतलब उनके फादर और हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही महिलाओं को चलना है। और अगर उनके फादर और हस्बैंड को अधिकार वोटिंग राइट है तो महिलाओं को वोट राइट देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा माना गया। कहता है कि थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन्स एंड नन प्रोपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशंस मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो भाई अब पहले तो आंदोलन हुआ तो जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे उनको अधिकार दिया गया, इसलिए बाद में फिर आंदोलन हुआ 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसमें जो महिलाएं थी और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, मतलब वैसे लोग जो कि जनसंख्या का आप कह सकते हैं कि 85% यही लोग थे जो कि नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, ठीक है ना। नॉन प्रॉपर्टीड मैन और वुमेन ये मिलकर करीब 90% जो जनसंख्या है उसको उसका ये प्रतिनिधित्व करते थे। तो अब इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि भैया ऐसा नहीं होगा। इन्होंने और अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए और जो ऑपोजिशन मूवमेंट है उसको चलाना शुरू किया, और ये लोग डिमांड करने लगे कि भाई सारे लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। जो नॉन प्रॉपर्टी वाले लोग हैं उनको भी वोटिंग राइट होना चाहिए और महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। कहता है कि इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एवोल्यूशंस ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर लिबरलिज्म को हम इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो यहाँ जो लिबरलिज्म है वो फ्रीडम ऑफ मार्केट के साथ खड़ा होता है कि भाई जो बाजार है उसमें आजादी होना चाहिए, और जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका एबोलिशन होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए, ताकि जो गुड्स और कैपिटल हैं, जो सामान है और जो पूंजी है उसका सही तरीके से मूवमेंट हो सके। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि भाई यहाँ भी जो इकोनॉमिक स्फीयर है तो उसमें भी ये जो लिबरलिज्म है उसको लागू किया गया। यही जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यही लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन थे, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि जो स्टार्टिंग में जो आंदोलन हुआ था वो एक प्रकार से मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके हाथों में सारा कंट्रोल था, और वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो विचारधारा को बना रहे थे या अपने अकॉर्डिंग जो है वो नियम कानून बनवा रहे थे ताकि इससे उनको फायदा हो, और इसी के खिलाफ बाद में चलकर फिर क्रांति होता है। कहता है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। मतलब चूंकि 19th सेंचुरी में ये जो इमर्जिंग मिडिल क्लासेस था उसका ये स्ट्रॉन्ग डिमांड था, वो चाहते थे कि जो गुड्स और कैपिटल हैं उनका फ्री मूवमेंट हो, मार्केट पर से जो सरकार का नियंत्रण है उसको एबॉलिश किया जाए, ठीक है ना। ऐसा उन लोगों का मानना था क्योंकि ये एक प्रकार से व्यापारी वर्ग के लोग थे। कहता है कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। कहता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में समझाया है जर्मन स्पीकिंग जो एक रीजन है, ठीक है ना, वहां का जो स्थिति है उसको बताया है कि भाई फर्स्ट हाफ जो है 19th सेंचुरी का, वहां का अगर आप स्थिति को समझना चाहते हैं तो आप इस चीज से समझिए, इस एग्जाम्पल से समझिए। कहता है कि नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, कि जो नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स था उसने क्या किया कि उसने एक क्रिएशन किया काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज, कन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट्स। मतलब जर्मनी जो था वो क्या था कि एक प्रकार से 39 जो स्टेट्स थे, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, ठीक है ना, उनका एक सम्मिलित ये मिश्रण था। तो उनको एक करने का काम किया नेपोलियन ने। कहता है कि ईच ऑफ दिस possesses its own currency and weight and measures। अब जो 39 स्टेट्स थे आप उसको देखते हैं कि यहाँ क्या था कि 39 जो स्टेट्स थे उनका अपना अलग अलग अपना मतलब अलग अलग उनका करेंसी था, और उनका अपना अपना वेट और मेजरमेंट का पैमाना था।
कहता है कि मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैप्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duties of about 5% at each one of them. जब एक मर्चेंट, मान ली कोई व्यापारी 1833 ईस्वी में अगर वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग अपना सामान बेचने वो जाता था तो उसको 11 कस्टम जो बैरियर्स हैं उससे होकर गुजरना पड़ता था और उसका जो सामान है उसका करीब 5% उसको कस्टम ड्यूटी के रूप में चुकाना पड़ता था। मतलब बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता था। कहता है कि ड्यूटीज वर ऑब्टेन लिव्ड अकॉर्डिंग टू दी वेट और मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स। अब ये जो ड्यूटी लिया जाता था, तो भाई कोई भी ड्यूटी लिया जाएगा तो जो सामान का वेट और मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि भाई कितना सामान ले जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ड्यूटीज लगेगा। अब एक तो 11 जगह ड्यूटी उसको देना पड़ता था। तो दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम था, वो क्या था? कहता है कि एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। प्रत्येक रीजन का अपना वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था, जिससे क्या था कि दिस इन्वॉल्व्स टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, कि भाई इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता था। अब मान ली कहीं 1000 ग्राम को 1 किलो कह रहा है, कहीं 1100 ग्राम को 1 किलो कह रहा है, कहीं 950 ग्राम को 1 किलो कह रहा है, कहीं 900 ग्राम को 1 किलो कह रहा है। तो इससे क्या होता था कि ये जो वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था उसमें बड़ा प्रॉब्लम्स आता था। कहता है कि दी मेजर्स ऑफ क्लॉथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मान ली कोई क्लॉथ है उसका अगर मेजरमेंट का बात किया जाए तो एग्जाम्पल अलग अलग जो स्टैंडर्ड थे, इसके कारण ये जो व्यापारी लोग थे तो इनको व्यापार करने में प्रॉब्लम था। एक तो नाप तोल में दिक्कत हो रहा था, दूसरा इनको ज्यादा कस्टम ड्यूटीज देना पड़ रहा था। तो इससे क्या था कि जो वाणिज्य और व्यापार था उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, बुरा प्रभाव पड़ता था। इसीलिए जब ये आंदोलन हुआ तो जो लिबरल्स थे, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इन सारी चीजों पर ध्यान दिया। क्योंकि वो व्यापारी वर्ग के लोग थे इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। कहता है कि सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस who argued for the creation of a unified economic territories allowing the unhindered movements of goods, people and capitals। इस तरीके का जो कंडीशंस था उसको इकोनॉमिक, इस तरीके का जो कंडीशन था जो कि इकोनॉमिक एक्सचेंज में इस प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स थे, बाधाएं थे, ठीक है ना, तो इसको जो नया जो कॉमर्शियल क्लास था वो इसको एक प्रकार से बाधा समझता था कि भाई ये ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ है उसमें ये एक बाधक तत्व है। और ये आर्ग्यूड करते थे, ये इस बात का डिमांड करते थे कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज होना चाहिए जहां पे अनहिंड्रिंग मूवमेंट्स होने चाहिए गुड्स के, पीपल्स के और कैपिटल्स की। कि भाई कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य में एक प्रकार से कह सकते हैं कि खुला नीति होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। इन 1834 a custom union or Jeloverins was formed at the initiatives of Persia and joined by most of the German state।
1834 ईस्वी में एक कस्टम यूनियन जिसका नाम जेलोवेरियंस था, ठीक है ना, उसका फॉर्मेशन किया गया पर्सिया के द्वारा। पर्सिया ने इसका इनिशिएटिव लिया, मतलब इसको शुरू किया, और देखते देखते बहुत सारे जो जर्मन स्टेट्स थे वो इसमें शामिल हो गए। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। ये जो यूनियंस थे उन्होंने क्या किया कि जो टैरिफ बैरियर्स था उसको खत्म करने का कार्य किया। इसके साथ साथ जो करेंसीज था, मतलब हमने देखा कि भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो करेंसीज थे, तो ये जो 30 करेंसीज है उस 30 करेंसीज को कम करके अब दो जो करेंसी है उसको कॉमन माना गया कि भाई जो इस ग्रुप के लोग हैं वो इस दो करेंसी में अपना लेन देन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। The creation of a network of railway further stimulated mobility, harshening economic interest to national unification। कहता है कि जो क्रिएशन हुआ रेलवे का, जो नेटवर्क का जो क्रिएशन हुआ, उसने क्या किया कि आगे चल के इसको और मोबिलिटी प्रदान किया, मतलब इसमें और तीव्रता आई, व्यापार वाणिज्य में, उद्योग धंधा में और तीव्रता लाने का काम किया। इसके साथ साथ जो नेशनल यूनिफिकेशन का जो इंटरेस्ट था, ठीक है ना, उसको भी इकोनॉमिक, एक मिनट, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब ऐसा इन लोगों को लगा कि भाई ये जो नेशनल यूनिफिकेशन है वो क्या करेगा कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और सही तरीके से बढ़ाने में, आगे ले जाने में हमारी ये मदद करेगा। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और उस समय ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का ये जो वेव था, उसने उस समय का जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था उस टाइम का, उस जो कि ग्रो कर रहा था, तो उसको और स्ट्रेंथन करने में मदद किया, मतलब उसको और मजबूती प्रदान करने में इसने अपनी भूमिका निभाई। तो इसको जो है हम लोग यहाँ तक देखे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।